चलिए अब हम देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन, जबकि मिश्रित ग्रंथि को बोलते हैं हेटेरोक्राइन। तो सबका अलग अलग काम होता है, नाम से ही स्पष्ट है। बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि जो अपना स्त्राव बाहर की ओर छोड़ती हो, यानी जो नलिका युक्त हों, जिनमें नलिकाएं पाई जाती हों, उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। वे ग्रंथियां जो अपना स्त्राव अंदर की ओर यानी कि खून में छोड़ती हो, ये नलिका विहीन होती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जबकि मिश्रित ग्रंथियां यानी कुछ चीज तो ये किससे नलिका युक्त होकर बहती है, इनसे जो पदार्थ निकलता है, स्त्राव निकलता है। जबकि कुछ चीज ऐसी होती है जो कि सीधे खून में मिल जाती है, तो उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। खास बात क्या है कि बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा जिस पदार्थ का स्त्रावण होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावण करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस चीज का स्त्रावण करती है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। जबकि मिश्रित ग्रंथियां एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम किसी क्रिया को जाके उत्प्रेरित करते हैं और एंजाइम को हम जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। और खास बात क्या है कि एंजाइम सभी प्रोटीन के बने होते हैं, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और सभी एंजाइम जैविक उत्प्रेरक यानी किसी चीज को उत्प्रेरित करने के लिए बने होते हैं, किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स स्रावित होता है। हार्मोन्स कोई प्रोटीन भी हो सकता है या कोई और पदार्थ भी हो सकता है। हार्मोन्स किसी अंग को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नियंत्रण और नियमन जो हमारा सिस्टम है, वहां पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी कार्य के लिए ये भी उत्तरदायी होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियां, तो इनके स्त्राव को एंजाइम कहा जाता है। ये नलिका युक्त होती हैं, इनका मार्ग निश्चित होता है, रक्त से ये भिन्न होती हैं, यानी इनका स्त्राव कभी भी रक्त में नहीं मिलता है। जैसे कि स्वेद ग्रंथियां, यानी जो पसीने की ग्रंथियां रहती हैं, वो कैसी हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि पसीना एक नलिका के रूप में बाहर की ओर प्रवाहित होता है, जो कि ताप का नियंत्रण करती है। सीबेशियस ग्लैंड या तेल ग्रंथियां, श्वेत सीबम, तो ये सीबम या तेल का स्त्रावण करती है, जो अल्ट्रावायलेट से हमारी सुरक्षा करती है। एक होती है अश्रु ग्रंथि या लेक्राइमल ग्लैंड, आंख में पाई जाती है लेक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि, जो कि आंसू का स्त्रावण करती है। और आंसू में होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला है लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जो तीन चौड़ी पाई जाती हैं, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और सब क्या बोलते हैं, पेरोटिड ग्लैंड। तो ये कैसी होती है? लार ग्रंथियां, जिनमें की लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है, जाइमेज एंजाइम भी होता है। अगला है मोम या सेरुमम ग्लैंड। मोम या सेरुमम ग्लैंड, जो हमारी कान का मेल होता है, वो क्या होता है? वो मोम होता है, वो इसी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, सेरुमम ग्लैंड। एक होता है कीचड़ या माइबोमियन ग्लैंड, यानी आंखों के पास यहाँ पर जो जमा हो जाता है उसे हम बोलते हैं आंख का कीचड़। तो माइबोमियन ग्लैंड माइमोबियन ग्रंथि द्वारा आंख में यह स्त्रावित होता है। इसके अलावा जितनी भी हमारी पाचन ग्रंथियां हैं, चाहे वो आंत हो, चाहे वो हमारा अमाशय हो, ये जो सारी चीजें हैं, ये पाचन ग्रंथियां, सारी पाचन ग्रंथियां हमारी बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। वहीं जो यकृत या लीवर है, वो भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारी, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वो है लीवर। तो लीवर के बारे में हम देख लेते हैं। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन आदि प्रोटीन्स का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन आदि प्रोटीन का निर्माण करता है।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जो इंसुलिन परिवर्तित करता है उसे ये रखता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं करता है ये, यानी चीज़ों को बनाता है कि चीज़ों को तोड़ता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया क्या है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो हमारे शरीर में एक हानिकारक पदार्थ अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया के स्त्रावण के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो हमारा यकृत, लीवर क्या करता है, इसे कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और यूरिया को हमें स्त्रावित करने के लिए उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती जितने की अमोनिया को स्त्रावित करने में होती है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम एक महत्वपूर्ण कार्य जो करता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो लीवर का होता है वो यही होता है। विटामिन्स का संग्रहण करने का स्टोरेज डिवाइस यही है अपना। कुछ भी फूड स्टोर करना है यकृत में जाके होगा। पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यकृत हिपेटिक सेल्स से मिलकर बना होता है। किनसे? हिपेटाइटिक सेल्स से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसमें जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस रोग लीवर से संबंधित है और हिपेटिक सेल्स से बना हुआ है, और हिपेटिक सेल्स में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। कौन सा? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम किसके लिए? कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी रहता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों का निर्माण होता है, और पित्त का भी निर्माण यहीं पर होता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों जो पित्त वर्णक है, पित्त जो वर्णक है, रंग वर्णक है, वो पित्तरस में पाए जाते हैं और इनका निर्माण लीवर करता है। तो पित्तरस का निर्माण, बिलिरुबिन का निर्माण, बिलिवर्डिन का निर्माण लीवर करता है, लेकिन इनका संग्रहण करके रखता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तो बाइल ज्यूस में रहते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इनका निर्माण करता है लीवर, लेकिन इनका स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी कि अपना पित्ताशय। उदर गुहा में राइट हैंड साइड पर, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके राइट हैंड साइड पे ये पाया जाता है लीवर, और शरीर में स्थित सबसे बड़ा अंग है। अभी हमने पढ़ा था स्किन, कि स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन मानव शरीर के अंदर स्थित सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो वो है हमारा लीवर। यह हल्के गुलाबी भूरे रंग का होता है। शराब पीने पर इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, और जहर का असर यहीं पर देखने को मिलता है। खत्म करने की क्षमता इसमें होती है। इसमें कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? कुफर सेल्स पाई जाती है। तो कुफर सेल्स किस में पाई जाती हैं? कुफर सेल्स ये लीवर में पाई जाती है, और ये क्या करती हैं? ये जहर को या कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। भ्रूण टाइम पे, यानी एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो अवस्था में रहते हैं उस टाइम पे जो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वो यहीं पर होता है लीवर में, क्योंकि उस टाइम हड्डियां इतनी परिपक्व नहीं हो पाती हैं। जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन निकलता है तो वो देख लेते हैं। तो बिलिरुबिन जो रहता है वो पीले रंग के लिए उत्तरदायी रहता है, और पीलिया के टाइम पे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रक्त में, जिसे हम जॉइंडिस या पीलिया रोग कहते हैं। तो जॉइंडिस या पीलिया रोग का संबंध किससे है? लीवर से है, जिसमें कि बिलिरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। बिलिवर्डिन जो निकलता है वो हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पित्त कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम आदि होता है। ठीक है। एल्यूमिन, प्रोटीन खनिज प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। ये अपन ने पढ़ा था रक्त में भी। अब अपन पढ़ लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो हमारी जो ये खोपड़ी है ना, इसमें दो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो वैसे ही हाइपोथैलेमस, जो कोई हार्मोन्स नहीं निकालती है, लेकिन उसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि को स्रावित करती है और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर कौन सी दो प्रमुख ग्रंथियां हैं जो हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है? तो एक होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख रहे हैं अभी अपन। पीनियल ग्रंथि, दूसरी पीयूष ग्रंथि। तो डबल पी यहाँ पर है, गर्दन में डबल पी है। पीनियल पीयूष, पीनियल पीयूष, पीनियल पीयूष, पीनियल पीयूष। उसके बाद आ जाते हैं अपन गर्दन में। तो गर्दन में दो होती है, एक तो आगे की साइड तितली के आकार की या एच के आकार की थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। और दोनों थायराइड ग्लैंड, यानी एक जोड़ी थायराइड ग्लैंड है, दोनों थायराइड ग्लैंड के पास पीछे एक एक जोड़ी, यानी कि दो जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड गर्दन में। इसके बाद छाती में एक जो ग्रंथि रहती है हमारी अंतःस्राव ग्रंथि, वो है थाइमस। कौन सी? थाइमस।
उसके बाद है पेट। तो पेट में दो है, एक तो है एड्रीनल और एक होती है पेंक्रियास। एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, टोपी के समान, किडनी की टोपी है ये। और पेंक्रियास यानी अग्नाशय, जो कि आगे देखेंगे अपन, एक मिश्रित ग्रंथि भी है। और पेल्विक यानी हमारी कमर के बीचों बीच एक ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें हम गोनट्स या जनन ग्रंथियां कहते हैं। मानव यानी पुरुष में ये पाई जाती है टेस्टिस के रूप में, और फीमेल्स में पाई जाती है ये ओवरी के रूप में। तो हार्मोन्स निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो, और ये ग्रंथियां सारी नलिका विहीन होती है। हार्मोन्स सीधे रक्त से जुड़ा होता है, मतलब हार्मोन्स सीधे रक्त में मिलता है, और जिस अंग को उसका कार्य रहता है वो वहां पर जाके उसे उत्प्रेरित कर देता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। तो यह अन्य एवं पीयूष ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसे सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगली है पीनियल ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बचपन में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि आप कब सोएंगे कब जागेंगे, ये जो चीज़ें कंट्रोल करती है वो पीनियल ग्लैंड करती है। और पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। क्योंकि सीधी सी बात है, अंतःस्रावी ग्रंथियां सभी जिस स्त्राव को निकालती है उसे हम हार्मोन कहते हैं, और हर एक हार्मोन किसी एक चीज के लिए उत्तरदायी रहता है। तो पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है और सबसे छोटी ग्लैंड है, ये मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है और बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, नींद के लिए उत्तरदायी रहता है। खास बात क्या है कि ये अंधेरे में ज़्यादा स्त्रावित रहता है, स्त्रावित होता है, यही कारण है कि हम उजाले में नींद उतनी अच्छे से या नहीं आती है, जबकि अंधेरे में अच्छे से नींद आती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में स्रावित होता है। और ख़ास बात क्या है कि ये 3 अलग अलग शिफ्ट में स्रावित होता है। एक तो ये लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में स्रावित होता है। अगर इस टाइम अगर आप नहीं सोए और झेल गए तो ये अगली बार स्रावित होगा 1:30 से 2 बजे के बीच में। वहाँ पर भी अगर आप झेल गए तो फिर वो आपको नींद आएगी सीधे 4 साढ़े 4 बजे। तो ये जो इसका मतलब नॉर्मली जो साइकिल रहती है वो यही रहती है, ये इस अलग अलग टाइम पे स्रावित होता है और हमारी नींद के लिए उत्तरदायी रहता है। अगली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कभी कभी ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं रहता है तो हमें फिर मजबूरन पीयूष ग्रंथि ही सबसे छोटी ग्रंथि लगाना पड़ता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब इसके हार्मोन्स देख लेते हैं कुछ कुछ, जो कि किस प्रकार किसी और को नियंत्रित करते हैं। तो एक होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह थायराइड पर नियंत्रण रखता है। किस पर? थायराइड पर नियंत्रण रखता है। थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। किसको? थायरॉक्सिन को। ये थायराइड पर नियंत्रण रखता है और थायराइड को बोलता है कि तू थायरॉक्सिन निकाल, कम निकाल, ज़्यादा निकाल। यानी थायराइड ग्लैंड पर कंट्रोल करने के लिए टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्रावित करती है, क्योंकि इसका काम ही है दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित रखना। एक है एसटीएच, जो कि एसटीएच क्या है? एसटीएच ये वृद्धि नियंत्रण करता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में किसी में स्रावित होता है तो उसका शरीर भीमकाय हो जाता है, बिल्कुल महामानव दिखेगा, वो मानव से भी नहीं, महामानव। और अगर किसी में ये कम मात्रा में स्रावित होता है तो उसका शरीर बोना रह जाता है या कम विकसित रह जाता है। तो एसटीएच वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। अगला है एलटीएच, ये दूध स्त्राव के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? दूध स्त्राव के लिए उत्तरदायी रहता है। एलटीएच यानी कि ये स्तन ग्रंथियों को, दुग्ध ग्रंथियों को बोलता है कि भैया दूध निकालो। अगला होता है ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये लेबर पेन को कम करता है। ये माता पिता का अपने बच्चों से, भाई का एक बहन से, एक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से, एक दोस्त का दूसरे दोस्त से,
जो प्यार होता है, जिसे हम बोलते हैं प्यार, कि प्यार आ रहा है किसी व्यक्ति का, किसी पशु पक्षी से, किसी पेड़ पौधे से, किसी प्रकृति मात्र से, यानी किसी से भी लगाव और प्यार होता है। यानी किसी भी चीज़ को हमें देखने से जब अच्छा महसूस हो कि वाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कोई चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, कोई फूल क्यों ना हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तो वहाँ पर जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, ये माइंड को रिलैक्स करता है। और ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है दुग्ध जो पशु रहते हैं उनको, जब वो दूध निकाला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उससे क्या होता है कि वो जो दूध है वो पूरा दुग्ध ग्रंथियां स्रावित कर देती है। गाय को, भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने से पहले। तो ये ब्रेन को शांत कर कर खुशनुमा कर देता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक और हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि निकालती है, वो है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में देखा था अपन ने। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को यानी किडनी को नियंत्रित रखता है। जब भी हम शराब या ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं तो इसका नियंत्रण कमजोर हो जाता है और शराब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। अगली ग्रंथि देखते हैं अपन, थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। तो थायराइड, जिसे हम अवर टू क्या बोलते हैं, अवर टू ग्रंथि भी बोलते हैं, एक जोड़ी पाई जाती है यानी संख्या में 2। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एच आकार की या तितली के आकार की गर्दन में पाई जाती है, गुलाबी रंग की होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। 2 हार्मोन निकालती है ये, एक तो थायरॉक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन उपापचय को नियंत्रित रखती है ये, यानी कि ये बीपी को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये पाचन की प्रक्रिया दर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। श्वसन की दर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन श्वसन की दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। पाचन की दर को नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है। कौन? हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से ये जो ग्रंथि है फूल जाती है और इस रोग को हम घेंगा रोग या ग्वाइटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग या ग्वाइटर। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित रखता है, यानी ब्लड में अगर इनकी मात्रा में कम हुई है तो शरीर के निर्माण को, इनके निर्माण को प्रेरित करता है, और अगर इनकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो गई है तो उन्हें ये निष्कासित करने का काम करता है। अगली है पैराथायरॉइड या पराउटू। पैराथायरॉइड या पराउटू, ये 2 जोड़ी पाई जाती है संख्या में और गर्दन में पाई जाती है। थायराइड के पीछे ही बटन के रूप में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे चिपकी रहती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, यानी कि एक महान इंसान है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है पैराथायरॉइड को। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का उल्टा काम होता है, किसके? थायराइड के। अगली होती है थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होती है ये थोरेसिक कैविटी यानी जो हमारी वक्ष गुहा होती है इसमें पाई जाती है। ये प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करती है। किसको? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी रहती है थाइमस ग्लैंड। 15 साल के बाद ये निष्क्रिय हो जाती है, यानी 15 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, यानी बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। यही कारण है कि उनमें वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। शुरुआत में जो वृद्धि होती है बच्चों में वो बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है, उनके शरीर में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जो विभाजन है वो कम होता जाता है। तो थाइमस ग्लैंड थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करती है। 15 साल की उम्र तक के बाद ये निष्क्रिय हो जाती है। अगली है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि, जहां पर भी अधिवृक्क, अधि शब्द लगा रहा है यानी कि उसके ऊपर, तो वृक्क होता है किडनी, यानी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये 4S या 3F हार्मोन स्रावित करती है, यानी जो इसके द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है उसे हम 4S या 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को ही कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन निकालती है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। अचानक से बीपी को बढ़ाने और घटाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है एड्रीनेलिन हार्मोन में। थायरॉक्सिन हार्मोन भी बीपी को बढ़ाने और घटाने को नियंत्रित करता है, लेकिन वो आराम आराम से बढ़ाता है, आराम आराम से घटाता है। लेकिन अचानक से अगर बीपी बढ़ा या घटा तो वो एड्रीनेलिन हार्मोन का काम होता है। इसे
फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को जो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन, इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, या तो लड़ो या भग जाओ। डू एंड डाई, करो या मरो, गांधी जी का नारा, करो या मरो, करो या मरो, तो करो या मरो हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन। जनन ग्रंथियों को देख लेते हैं, तो गोनट्स को, तो ये मेल में अगर देखेंगे तो वृषण पाया जाएगा और फीमेल में देखेंगे तो ओवरी पाई जाएगी। हमने देखा था कि वृषण यानी टेस्टिस के दो काम होते हैं, एक तो शुक्र जनन की प्रक्रिया यानी स्पर्म्स का निर्माण करना, और दूसरा हार्मोन्स का स्त्रावन करना। और हार्मोन्स निकालता है ये एंड्रोजन। एंड्रोजन 20 अलग अलग हार्मोन्स का समूह होता है, और एंड्रोजन में ही एक प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रहता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टिस से टेस्टो, टेस्टिस टेस्टो, तो टेस्टोस्टेरोन कहां से? टेस्टिस से स्रावित होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी रहता है। वहीं अंडा से ओवरी के भी दो काम देखे थे, एक तो ये ओवम का निर्माण करना यानी अंडे का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या होता है? 3 अलग हार्मोन्स निकालना जो अलग अलग काम करते हैं। एक तो एस्ट्रोजन निकालता है। क्या बोलता है? एस्ट्रोजन निकालता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। एक प्रोजेस्टेरोन निकालता है जो गर्भाशय यानी गर्भधारण को नियंत्रित करता है। जबकि एक होता है रिलैक्सिन, जो डिलीवरी के टाइम पे रिलैक्स करता है। अब देख लेते हैं हम अग्नाशय को या पेंक्रियास को। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये हार्मोन्स भी निकालती है और एंजाइम्स भी निकालती है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय यानी पेंक्रियास, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। तो अंतः और बाह्य दोनों की भांति कार्य करती है। ये मिश्रित ग्रंथि का ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, यानी कि एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी। एंजाइम कौन कौन से निकालेगी? हमने पाचन ग्रंथि यानी जब पाचन पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमने पढ़ा था। तो कौन सा एंजाइम निकालती है? ये निकालती है लेट। पेंक्रियास कौन सा एंजाइम निकालता है? लेट, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम निकालते हैं। लाइपेज का काम क्या होता है? वसा को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। वहीं इसमें 3 अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावन करती है, यानी 3 एंजाइम 3 हार्मोन। पेंक्रियास बन गया मिश्रित ग्रंथि, 3 एंजाइम 3 हार्मोन। तो लेगरहेंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने द्वीपिकाएं यानी आइलैंड्स की खोज की थी। आइलैंड्स की यानी लीवर में लिक्विड भरा हुआ है, उसमें जगह जगह आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स पर 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें नाम दे दिया गया है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ये नाम दे दिया गया है। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लेगरहेंस के आइलैंड्स पे, लेगरहेंस की द्वीपिकाओं पे, जो कि हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। तो अब ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। जैसे कि जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्त्रावन करती है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करती है। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं स्वांगीकरण होता है उसका, यानी पाचन होता है पहले, फिर अवशोषण होता है। अवशोषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने पर, तो वो खून में मिला दिया जाता है। अब खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो शुगर बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्रावन होता है। तो पेंक्रियास की बीटा कोशिकाओं द्वारा, लेगरहेंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्त्रावन होता है। और इंसुलिन का काम होता है कि शरीर में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना, यानी कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और लीवर को बोलते हैं कि लीवर भैया इसको स्टोर कर लो, जब भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो मैं आपसे मांगने के लिए ग्लूकेगॉन आ जाएगा। लेकिन जब भी हम कभी खाना नहीं खाते हैं या हम व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, और ग्लूकेगॉन लीवर के पास जाता है और भैया कि जो आपने ग्लूकोज बनाया था ना
जो उस ग्लाइकोजन में स्टोर कराया था ना ग्लूकोज को, उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, तो लीवर फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जबकि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जबकि अल्फा बीटा गामा गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो स्वांगीकरण हेतु आवश्यक होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय यानी पेंक्रियाज है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, वहीं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह होती है थायराइड। अब यहीं पर हम कुछ गुहा देख लेते हैं, यानी अभी तक हमने जितनी कैविटी पढ़ी है अलग अलग, जैसे हमने पढ़ी थी एक बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यानी मुंह में जो जगह है उसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, यानी शरीर में जहाँ पर भी गुहा है यानी खाली स्थान है उसे हमने एक कैविटी का नाम दे दिया है। तो मुंह में जो खाली जगह है उसे बोल दिया बक्कल कैविटी। क्रेनियम कैविटी यानी इस कपाल को खोल के, जिसके इस खोल के अंदर जहाँ मस्तिष्क रहता है उसे बोलती है हमने क्रेनियम कैविटी या कपाल गुहा। फोरेमिन मैग्नम, ये पीछे वाला छेद को फोरेमिन मैग्नम कहते हैं। वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी, जिसमें फेफड़े रहते हैं अपने हृदय रहता है, तो थोरेसिक कैविटी। पसलियों के अंदर जो कैविटी है उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, पेट की जो गुहा है जिसमें हमारी आंत, अमाशय, लीवर वगैरह पड़े हुए हैं, किडनी पड़ी हुई है, उसे क्या बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। अब हम यूनिट्स ऑफ बॉडी यानी कि किस अंग की कौन इकाई है उसे हम देख लेते हैं, यानी किससे मिलकर बना हुआ है वो। जैसे कि हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर की इकाई कोशिका है, संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई कोशिका है। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका किसकी इकाई है? मस्तिष्क की इकाई है। जबकि जो हमारा हृदय रहता है, हृदय की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो है कार्डियक सेल्स, इसलिए कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम हृदय से संबंधित। लीवर यानी जो हमारा यकृत रहता है इसकी इकाई अभी हमने देखा था हिपैटिक सेल्स। कौन सी? हिपैटिक सेल्स। जबकि जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, यानी किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। बोन यानी कि जो हमारी हड्डियां रहती है वो किससे? तो ऑस्टियो, किससे? ऑस्टियो से मिलकर बनी हुई है। लंग्स यानी फेफड़े किससे मिलकर बने हुए हैं? एल्वियोलाई से। तो हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, हमारा हृदय कार्डियक सेल्स से मिलकर बना हुआ है, हमारा लीवर हिपैटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ है, हमारी किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है, हमारी बोन यानी हड्डियां ऑस्टियो यानी कि ऑस्टियो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जबकि हमारा लंग्स एल्वियोलाई से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारी लगभग जो ग्रंथियाँ थी वो कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।